ध्वनि की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि के धीमी या तेज होने की पहचान की जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। आयाम बढ़ने के साथ ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। क्षेत्रीय वेग का नियम। क्षेत्रीय वेग का नियम यह केपलर के ग्रहीय गति का दूसरा नियम है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल पे समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जबकि इसका प्रभाव यह है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है, और ग्रह सूर्य के पास होता है तो इसका वेग अधिक हो जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। जब वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तब उस पर एक और बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु से अधिक होता है तो वह सतह पर तैरती है। विस्थापित द्रव का भार कम होने पर वह डूब जाती है। इस सिद्धांत पर लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर काम करते हैं। क्यूरी ताप क्या है? किसी लोह चुंबकीय पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर एक ऐसा बिंदु आता है जिसमें ऊष्मीय विक्षोभ के कारण उसका लोह चुंबकत्व पदार्थ का चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है और लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लोह का चुंबकत्व होता है वो खत्म हो जाता है। विशिष्ट ऊष्मा पर लघुलेख लिखिए। तो किसी वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका मात्रक कैलोरी ग्राम पर डिग्री होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम एवं पारे की विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी के बराबर होती है। कमेंट ऑन चार्ल्स लॉ विद रेस्पेक्ट टू गैसेस। गैस के संबंध में चार्ल्स के नियम पर टिप्पणी। दाब को नियत रखकर, दाब यानी प्रेशर को नियत रखकर आयतन और ताप में के संबंध का अध्ययन। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर के संबंध देख रहे हैं। तो आयतन और ताप का संबंध का अध्ययन सबसे पहले चार्ल्स द्वारा किया गया। चार्ल्स नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि V is proportional to T। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। फिर न्यूटन के अनुसार गति का दूसरा नियम क्या है? यह नियम संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों में ऊष्मा पहली है चालन विधि।
चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के अणु अपना स्थान का परित्याग किए बिना कंपन द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से होता है। संवहन विधि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के अणु अपने स्थान का परित्याग करके ऊष्मा का स्थानांतरित करते हैं। द्रव व गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से संवहनीय धाराओं द्वारा होता है। फिर है विकिरण विधि ऊष्मीय संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण विकिरण विधि द्वारा होता है। उदाहरण रेत के टीले। फिर है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन भारी तत्वों के नाभिकों में होती है। नाभिकीय संलयन हल्के तत्वों के नाभिकों में। नाभिकीय विखंडन भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त होते हैं। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक परस्पर संयोजित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन एक सामान्य ताप पे होती है। नाभिकीय संलयन उच्च ताप 10⁻⁻6 डिग्री पर होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित की जा सकती है। नाभिकीय संलयन नियंत्रित नहीं की जा सकती। नाभिकीय विखंडन का प्रयोग परमाणु बम में या नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नाभिकीय संलयन का प्रयोग हाइड्रोजन बम में व तारों में किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं और महत्व समझाइए। किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगर द्रव्यमान एकम द्रव्यमान की वस्तुओं के मध्य बल नगण्य होता है। द्रव्यमान बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण का बल भी बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण की विशेषताएं प्रकृति आकर्षक होती है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। बल प्रकृति में संरक्षित होता है। यह केंद्रीय बल है जो पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसकी परास सबसे अधिक है। यह सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व। यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। वातावरण को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ज्वार उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए जिम्मेदार है। पराश्रव्य तरंग का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनके अनुप्रयोग बताइए। अल्ट्रासोनिक तरंग को मानव के लिए उच्च आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज के साथ अश्रव्य ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले खोज इसकी डॉक्टर इयान डोनाल्ड और A.R. टॉम ब्राउन ने की। अनुप्रयोग चिकित्सा में सोनोग्राफी, जहाजों में सोनार तंत्र, वायुमंडल में स्थित कोहरे की मात्रा को मापकर विमानों को सुरक्षित उतारने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में, महंगे कपड़ों, घड़ियों और मशीनों की सफाई में, चमगादड़ द्वारा रात्रि विचरण में, कुत्तों को प्रशिक्षण देने में और डॉल्फिन मछली द्वारा शिकार करने में। रेडियोधर्मिता से आप क्या समझते हैं? और कार्बन डेटिंग। तो रेडियो ये आ गई केमिस्ट्री। फिर आ गई बायो। तो वह निम्नलिखित को परिभाषित करते हुए दैनिक जीवन में किसी एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। प्रकाश का व्यक्तीकरण। जब समान आयाम एवं आवृत्ति की दो तरंगें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो किसी बिंदु पर तीव्रता बढ़ जाती है तथा किसी बिंदु पर तीव्रता घट जाती है। इसे प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। व्याख्या यंग ने की। इसकी व्याख्या यंग ने की थी। समान कला में प्रकाश किरणें मिलने पर प्रकाश तीव्रता बढ़ जाती है। विपरीत कला में प्रकाश
की तीव्रता घट जाती है। उदाहरण, जल की सतह पर केरोसिन डालने पर सतह का रंग रंगीन दिखाई देने लगता है। सतह रंगीन दिखाई देना और साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और अभी जो पढ़ा था प्रकाश का व्यक्तीकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। इस दौरान बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इसे ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने से अविलंब से दूर हट जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन के बजाय रात को दूर तक सुनाई देती है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब की क्रिया, विधि और लाभों पर चर्चा कीजिए। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोलॉजी की एक आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा शरीर की आंतरिक संरचना व शारीरिक क्रियाओं के चित्र प्राप्त किए जाते हैं। क्रियाविधि, मशीन के मध्य खाली जगह पर मरीज को लिटाया जाता है। इसमें बाह्य चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अतिचालक चुंबक का उपयोग किया जाता है, जो कि मशीन में कुंडलिनी ट्यूब के रूप में व्यवस्थित होता है। चिकित्सीय उपयोग की एमआरआई मशीन में सुपरकंडक्टर चुंबक 1.5 टेस्ला का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यह चुंबक अतिचालक बनाए रखने के लिए इसे अत्यधिक ठंडा रखना पड़ता है। अतः इसके दोनों ओर तरल हीलियम भरकर इसे ठंडा रखा जाता है। तरल हीलियम की दोनों परतों के एक ओर चुंबक होता है एवं दूसरी ओर तापरोधी की परत से ढका जाता है। चुंबक एवं हीलियम की परतों के अंदर की तरफ एक चुंबकीय ग्रेडिएंट की परत होती है जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को स्कैन की जाने वाली जगह विशेष पर केंद्रित कार्य करती है। ग्रेडिएंट के अंदर रेडियो आवृत्ति की तरंगें ट्रांसमिट करने वाली परत होती है जो एनएमआर सक्रिय तत्वों के परमाणुओं के प्रोटॉन को उत्तेजित कर उन्हें अल्फा स्पिन अवस्था से बीटा स्पिन अवस्था में ले जाती है। प्रोटॉन अपनी अस्थायी बीटा स्पिन अवस्था से पुनः अल्फा स्पिन अवस्था में लौटने के क्रम में रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करते हैं। ये उत्सर्जित रेडियो तरंगें शरीर के संबंधित ऊतक अंग संरचना के अनुसार अपनी ऊर्जा, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य आदि भिन्न होती हैं, जिसकी सहायता से शरीर के उस अंग की आंतरिक संरचना का प्रतिबिंब बनाया जाता है। क्योंकि भिन्न ऊतकों में पानी वसा की मात्रा भी भिन्न होती है, इसलिए एमआरआई द्वारा उसके स्पष्ट चित्र प्राप्त किए जाते हैं। जब किसी ऊतक की संरचना में कोई परिवर्तन आता है, जैसे कि गांठ, कैंसर कोशिकाएं, तो ऊतक के उस प्रभावित भाग द्वारा उत्सर्जित तरंगें और उसके स्वस्थ भाग द्वारा उत्सर्जित तरंगें भिन्न हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप ऊतक में आई विकृति एमआरआई द्वारा प्रतिबिंब में स्पष्ट दिखाई देती है। एमआरआई चित्रों में अधिक स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए एक विभेदी कारक गैडोलीनियम का प्रयोग किया जाता है। गैडोलीनियम ऊतकों में उपस्थित द्रव की मात्रा के आधार पर एमआरआई स्कैन द्वारा सफेद काले रंग के बीच में प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में पानी वसा की उपस्थिति वाले ऊतक अच्छे संकेत देते हैं एवं उनका चित्र अपेक्षाकृत हल्के रंग का बनता है। सूजन गांठ वाले भाग का चित्र गहरे रंग का बनता है। दांत हड्डी का चित्र काले रंग का बनता है। लाभ क्या है? इसके लाभ हैं, इससे आंतरिक अंगों के परत दर परत चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। शारीरिक क्रियाकलापों, रक्त प्रवाह आदि की जांच की जाती है। किसी भी प्रकार की गांठ का
आरंभ अवस्था में पता लगाया जा सकता है। शरीर के ग्रे और व्हाइट मैटर की जांच होती है। हानिकारक विकिरणों का प्रयोग न होने के कारण यह तकनीक अधिक सुरक्षित है। पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर उनके विकास का अध्ययन किया जा सकता है।